गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट टाइम हमने किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, और हमने तो स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये समझा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हम किस किन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। आज हमें ये पता करना है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। आज के लिए जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन बेसिकली हमारे पास 5 टाइप की हम पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहली हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है ये? जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म ओनली वन सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और हम क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन की बात करने वाले हैं, तो टू और मोर एलिमेंट्स, so two or more elements combine chemically, तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करके बनाएंगे प्रोडक्ट। एंड ध्यान रखिए, जो प्रोडक्ट होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से कम्प्लीटली डिफरेंट होंगी। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम करेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस एंड आई विल फॉर्म H2O liquid. So hydrogen is an element, oxygen is an element, and we are forming water, which is a compound. So two or more elements combine chemically to make a product. Similarly, हमारे पास कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली मेरे पास सल्फर है, मेरे पास ऑक्सीजन है, दे कंबाइन टू मेक SO2. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। And after the combination reaction we have second, that is known as decomposition reaction. So decomposition is the opposite of combination. So combination में टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होके टू और मोर प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो वन कंपाउंड ब्रेक्स by gaining energy into two or more products. तो एक कंपाउंड एनर्जी गेन करके टू और मोर प्रोडक्ट्स में चेंज होगा। अब एनर्जी किस फॉर्म में होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी हम दे सकते हैं पहले हीट की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। सेकंड हम दे सकते हैं लाइट एनर्जी की फॉर्म में, और थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन एनर्जीज का यूज करके हम किसी भी एक कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हैं टू और मोर प्रोडक्ट्स में। अब इसके लिए एग्जाम्पल हमें करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ थर्मल केस के लिए। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, द वर्ड इज थर्मल डिकम्पोजिशन, की हीट का यूज़ करके हम अपने कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे। तो इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। उसे हमने हीट किया। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, और ये डिकम्पोज होके बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। वी कैन ऑल्सो हैव लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसे भी हम हीट करते हैं और हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस
NO2 gas plus oxygen gas. So this is an example of thermal decomposition. And after thermal decomposition, let us talk about electrical decomposition. तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम अपने कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे. एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे वाटर. तो वाटर लिक्विड में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे एंड हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. सो दिस इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. Similarly, let's say if we have sodium chloride लिक्विड, इसमें से भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम लिक्विड फॉर्म में प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म में. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एज वेल. एंड नेक्स्ट वी विल हैव द लास्ट विच इज नोन एज फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस का मीनिंग होता है डिकम्पोजिशन in the presence of light. तो डिकम्पोजिशन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. एग्जाम्पल हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड सॉलिड. इसमें हम लाइट एनर्जी ऐड करेंगे. दिस इज द सिंबल ऑफ लाइट एनर्जी एंड दैट विल चेंज इनटू सिल्वर सॉलिड प्लस chlorine gas. So this is an example of photolysis, that means decomposition in the presence of light energy. So these are the types of decomposition, and remember that decomposition is an endothermic process, or in general I can say that it is endoenergic process. इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे कहेंगे एंडो एनर्जिक प्रोसेस. और एनर्जी की हमारे पास 3 तरह की फॉर्म्स निकल के सामने आई है: थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट को हम एक और नाम से जान सकते हैं, वी कैन कॉल दैट सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो. इसका मतलब होता है किसी एक स्पीसीज को रिमूव करके दूसरी स्पीसीज को उसके प्लेस पे ऐड करना. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है AB. उस AB में मैंने C को ऐड कर दिया एंड आफ्टर द रिएक्शन मुझे मिलता है CB प्लस A. सो एज यू कैन सी हियर कि C ने A को रिप्लेस कर दिया, ये A को डिस्प्लेस कर दिया. सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और substitution reaction, and this displacement can only occur when C is more reactive than A. तो एक रिएक्टिव स्पीसीज ही एक लेस रिएक्टिव स्पीसीज को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकती है, और उसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ लेट अस गो बाय द डेफिनेशन. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन reactive species displaces a less reactive species from its compound, that reaction is known as displacement reaction. So this is the definition. Let us go by the example as well. So example हमारे पास है zinc solid plus copper sulfate aqueous, and that will have a reaction which is forming zinc sulfate aqueous and copper solid. So in this case, zinc has displaced copper to take its place. So zinc is more reactive and copper is less reactive. And in this process there is change of color as well. तो copper sulfate blue होता है
and that blue changes to white. So this is an observation of a chemical reaction occurring. So blue से white में change हो गया ये. We can have one more example. Let's say I have iron solid और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया let's say silver nitrate aqueous. So that will form iron nitrate plus में silver. So in this case, iron has displaced silver from its compound. So this is an example of displacement reaction as well. After that, we have fourth reaction, which is known as double displacement reaction. So in double displacement reaction, two elements exchange their positions. For example, I have AB plus CD. And after the reaction has occurred, I saw the formation of CB plus AD. Okay, AD. So in this example, we observe that C and A has exchanged their positions. So this is an example of double displacement reaction. And in double displacement reaction, there is most probably the formation of precipitate. So there can be a formation of precipitate which is driving this reaction to be a double displacement reaction. For example, or before going to example, let me tell you its definition. So according to definition, a reaction in which elements exchange their positions from their respective compounds कि जब वो एक दूसरे की पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं उनके रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स में से, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ए रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स. अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं क्या होता है. एग्जांपल मेरे पास है सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस silver nitrate aqueous that changes to silver chloride solid जिसके precipitate बन जाते हैं, प्लस मुझे मिलता है sodium nitrate aqueous. So in this case, as you can see, sodium and silver have exchanged their positions from their respective compounds. So this is an example of double displacement reaction. Let's go into one more example. So I have barium chloride aqueous and also I have sodium sulfate aqueous. They will change into barium sulfate solid और इसके भी मुझे मिलेंगे precipitate प्लस मुझे मिलेगा sodium chloride aqueous. So in this case, barium and sodium have exchanged their positions from their respective compounds. So this is also known as double displacement reaction. And last but not the least, fifth reaction that we have is known as redox reaction. Redox word is made of two words, that is RED, that means reduction, and OX, that means oxidation. So let us define these two separate words. So first word that we are going to define is reduction. Reduction, from the definition, it says that when an element loses oxygen, so when there is a loss of oxygen or when there is a gain of hydrogen, this is known as reduction. So किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन का लॉस होता है या फिर हाइड्रोजन का गेन होता है बाय सम एलिमेंट, that element is known to be reduced. For example,
Let's say I have carbon plus hydrogen, and it forms CH4. So in this case, carbon has gained hydrogen. So as carbon has gained hydrogen, so carbon is said to be reduced. Okay, let's take one more example for oxygen as well. So let's say I have CO2 and that changes to carbon and oxygen. So in this case, carbon has lost oxygen. Yeah, it has lost oxygen. So in this case, this species is said to be reduced. So I think you get that part. What is reduction? Now let us go for the term that is known as oxidation. So oxidation is completely opposite of reduction, and it says loss of hydrogen or gain of oxygen by some element in a chemical reaction is known as oxidation. So when an element loses hydrogen or it gains oxygen in a chemical reaction, this is said to be oxidation process. So let us go into the example, and the example I have is carbon plus oxygen, they form CO2. So in this case, carbon has gained oxygen. So carbon is said to be oxidized. Let's take one more example. I have CH4 that changes to carbon and hydrogen. In this case, carbon has lost hydrogen. So this species is said to be oxidized. So I think you also get that example. So now let us know what is redox. So when reduction and oxidation occurs simultaneously, साइमल्टेनियसली का मीनिंग होता है एक साथ होना, एट सेम टाइम. तो दैट मीन्स अकरिंग एट सेम टाइम. This is the meaning of simultaneously. So when reduction and oxidation occur simultaneously, the process or the reaction is said to be redox reaction. And always remember that reduction and oxidation cannot happen alone. So in a chemical reaction, if there is oxidation, there must be reduction, and vice versa. Reduction and oxidation cannot happen alone. For example, let's say I have C plus O2 that changes to CO2. In this case, by definition, carbon is getting oxidized as it is gaining oxygen. So because it is a redox reaction, so something must be reduced as well. If carbon is oxidized, this implies oxygen has been reduced. So always remember that whenever there is oxidation or reduction, there must be the opposite term for that also. Similarly, if I have carbon hydrogen, it forms CH4. If carbon is getting reduced by gaining hydrogen, so this implies hydrogen must be getting oxidized. This is known to us by definition. So, but this is not known to us by definition. So we can say that definition has some limitation as well. So definition has some limitation that we can only tell about certain compounds if they are getting oxidized or reduced. So we need a reformed definition that tells us that a species is reduced or oxidized or not. So that will be done in the next video. So इतना ही करेंगे आज हम, ठीक है. So that will be the end of the video. कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए,
और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे ताकि हम ये समझ सके कि हम कब बता पाएंगे कि कोई स्पीसीज रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है by overcoming the limitation of that definition. So stay tuned for the next video.